जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग। ये सेल का हमारा सेकंड लेक्चर है। कल जो है पहला लेक्चर अपलोड हो गया। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसे देख ले, फिर ये लेक्चर देखे। ये फर्स्ट लेक्चर का कंटिन्यूएशन है। ठीक है, देखते हैं हम लोग। कल हम लोगों ने सेल के बारे में देखा था एंड कुछ सेल ऑर्गेनल्स के बारे में देखा था, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सब हम लोगों ने देखा था। और जो अलग अलग सेल ऑर्गेनल थे देखा था। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स देखेंगे, साथ ही सेल डिवीजन देखेंगे कि सेल डिवीजन क्या होता है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस न्यूक्लियस बेसिकली क्या होता है, सेंटर ऑफ द सेल होता है। इसको ब्रेन ऑफ द सेल बोल सकते हैं हम लोग। क्या बोल सकते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल। यहीं से जितने भी सेल में कोई भी काम होता है ना, उसका जो कमांड है कहीं ना कहीं यहीं से लिंक होता है। ये जनरली कहाँ होता है? सेल के सेंटर में होता है। बट ये एनिमल सेल के सेंटर में होता है। जो प्लांट सेल होता है उसके ये साइड में होता है। क्यों साइड में होता है? क्योंकि जो प्लांट सेल होता है उसका जो वैक्यूल होता है वो 70 to 75% एरिया कैप्चर किए रहता है। तो इसीलिए जो प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है वो साइड में होता है, एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में होता है। इसको ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। इसको किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1831 में किया गया था। इसके न्यूक्लियस के कुछ कंपोनेंट देखते हैं। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ये इमेज गलत लगा हुआ। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या होता है? जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, एक ही ये सेल है। सेल के जो ऊपर एक लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। वैसे ही जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर भी एक मेम्ब्रेन होता है, एक कवर होता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोल। इसका काम क्या होता है? इसको मेन काम ये होता है कि जैसे सेल मेम्ब्रेन का काम क्या था कि क्या अंदर जा रहा है क्या बाहर जा रहा है सेल के, वो देखना था। तो वैसे ही न्यूक्लियस में क्या अंदर आ रहा है क्या बाहर जा रहा है, वो इसका काम है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का। उसके अलावा क्या करता है? न्यूक्लियस को एक कवर, एक तरीके से सेफ्टी प्रोवाइड करता है। ये क्या प्रोवाइड करता है? सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो समझ गए न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या होता है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एक कवर होता है। किसके बाहर होता है? न्यूक्लियस के बाहर। जो काम क्या करता है कि वो ये देखता है कि क्या न्यूक्लियस के अंदर आ रहा है क्या न्यूक्लियस के बाहर जा रहा है। जैसे सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करता है कि क्या सेल में अंदर आ रहा है क्या क्या सेल से बाहर जा रहा है, वैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करता है? क्या न्यूक्लियस के अंदर आ रहा है और क्या न्यूक्लियस के बाहर आ रहा है, इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, हमने देख लिया न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस का जो पहला लेयर होता है न्यूक्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो हमने देख लिया वो क्या होता है। अब आइए देखते हैं इसके अंदर के कंपोनेंट को। न्यूक्लियोलस, केंद्रिक, न्यूक्लियोलस और इसमें न्यूक्लियस में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, मैं अभी बताता हूँ क्या होता है। देखिए जो न्यूक्लियोलस होता है वो क्या करता है, उसको राइबोसोम का फैक्ट्री कह सकते हो। क्या कह सकते हो? ये राइबोसोम का फैक्ट्री है। मतलब यहीं से राइबोसोम बनता है। राइबोसोम क्या करता है? कल के क्लास में मैंने बताया था, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। एंड जो प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम करता है उसको बनाता कौन है? न्यूक्लियोलस बनाता है। ठीक है, ये कहाँ पे रहता है? ये न्यूक्लियस के अंदर रहता है। इसके और न्यूक्लियस के बीच में क्या अंतर है? जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है। जो न्यूक्लियोलस होता है उसका क्या फंक्शन होता है? उसका फंक्शन ये होता है कि वो राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है। जबकि जो न्यूक्लियस होता है उसका क्या मेन फंक्शन होता है कि वो जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है। उसके अलावा वो सारे सेल के जितने भी फंक्शन होते हैं उन सबको कंट्रोल करता है। ये इसका काम हो गया और ये इसका काम हो गया। तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूक्लियोलस क्या होता है? राइबोसोम का फैक्ट्री होता है। ठीक है, इसके अलावा जो न्यूक्लियोलस है वो स्पिंडल फॉर्मेशन करता है। स्पिंडल फॉर्मेशन करता है सेल डिवीजन के समय में। क्या करता है? स्पिंडल फॉर्मेशन करता है कब? सेल डिवीजन के समय में। स्पिंडल क्या होता है? स्पिंडल वो होता है जो कि सेल डिवीजन के समय में, अभी हम लोग सेल डिवीजन आगे पढ़ेंगे, क्रोमोसोम को दो डॉटर सेल में तोड़ देता है। दो डॉटर सेल में तोड़ने में मदद करता है, वो स्पिंडल होता है। तो जो न्यूक्लियस है उसका मेन क्या है? वो राइबोसोम का फैक्ट्री है। साथ ही स्पिंडल का फॉर्मेशन करता है कब? सेल डिवीजन के समय में। उसके अलावा न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस के बीच में क्या डिफरेंस है? न्यूक्लियोलस जो है न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। न्यूक्लियस जो है जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है, साथ ही साथ वो पूरे सेल के सारे फंक्शंस को क्या करता है? कंट्रोल करता है। जबकि न्यूक्लियोलस क्या करता है? राइबोसोम बनाता है, साथ ही स्पिंडल का फॉर्मेशन करता है सेल डिवीजन के समय। ठीक है, अब आइए अगला ऑर्गेनल को देखते हैं।
न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, इसको केंद्रकीय आधात्री या केंद्रक द्रव कहते हैं। ये बेसिकली क्या है, जैसे सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, लिक्विड मटेरियल रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड होता है, उसको क्या बोलते हैं, तो न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। सेल के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर कौन सा लिक्विड रहता है, साइटोप्लाज्म रहता है। इसके बारे में अभी हम लोग आगे में देखेंगे, ठीक है। जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर के जितने भी कंपोनेंट होते हैं सब किस में रहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म में रहते हैं, ठीक है। ये कैसा रहता है, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। क्या कह रहा है कि इट्स सपोर्ट एंड सराउंड ऑल कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस लाइक डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियाई। अब न्यूक्लियस के अंदर रहता है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो मान लीजिए ये डीएनए है, ये आरएनए है, तो इनको क्या प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा इनको, एक तरीके से एक सराउंडिंग देता है, इनके मूवमेंट में भी मदद करता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर का लिक्विड होता है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर मूवमेंट में हेल्प करता है, साथ ही साथ जो न्यूक्लियस के ऑर्गेनल्स हैं उनको क्या करता है, उनको प्रोटेक्शन देता है, कवर करता है, साथ ही उनके ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। ये हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। अगला न्यूक्लियस के कंपोनेंट को देखते हैं, क्या कहते हैं, इसको क्रोमेटीन कहते हैं। इसका हिंदी गलत हो रखा है, ठीक है ना, तो इसको हिंदी को इग्नोर कीजिएगा। क्रोमेटीन क्या होता है, क्रोमेटीन जो होता है धागे टाइप का स्ट्रक्चर होता है। किसके अंदर रहता है ये न्यूक्लियस के अंदर रहता है। इसमें क्या रहता है, डीएनए रहता है, साथ ही साथ इसमें एक प्रोटीन होता है जिसको क्या बोलते हैं, हिस्टोन बोलते हैं। ये हिस्टोन को कैरी करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी कैरी करता है। अब आपने पढ़ा होगा कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम भी कैरी करता है। जो क्रोमेटीन है और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस होता है, अगला जो हमारा टॉपिक है क्रोमोसोम ही है, तो यहीं पे मैं आपको समझा देता हूँ। क्रोमोसोम भी एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ही होता है, जब क्रोमेटीन का वो एक तरीके से कह सकते हो अपडेटेड वर्जन होता है। क्रोमेटीन कब होता है सेल में, जब सेल नॉर्मल फेज में रहता हो, मतलब जब सेल नॉर्मल काम कर रहा हो तब क्रोमोसोम आपको दिखेगा, नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा, क्रोमेटीन दिखेगा। लेकिन जब सेल डिवीजन होता है, जब सेल डिवीजन होता है तब क्या होता है, यही जो क्रोमेटीन है ये कैसा स्ट्रक्चर ले लेता है, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ले लेता है। तो ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, जो बहुत ज्यादा क्या रहता है, कॉम्पैक्ट रहता है। इसी से क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल है एक सेल से, मतलब मदर सेल से किस में, डॉटर सेल में ट्रांसफर होता है, किसमें, डॉटर सेल में ट्रांसफर होता है। क्रोमेटीन और क्रोमोसोम के बीच आप लोग डिफरेंस समझ गए। क्रोमेटीन जो है क्या है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। ये किसको रखता है, ये डीएनए को रखता है, साथ ही इसके पास एक प्रोटीन होता है जिसको हिस्टोन कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी रखता है, आरएनए भी रखता है, लेकिन मेनली एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि क्रोमेटीन जो है डीएनए रखता है, साथ ही हिस्टोन रखता है। क्रोमेटीन और क्रोमोसोम में क्या अंतर है, क्रोमेटीन जब नॉर्मल प्रोसेस में रहेगा सेल तब क्रोमेटीन उसमें विजिबल रहेगा, लेकिन जब सेल डिवीजन होगा उसमें उस समय क्या विजिबल रहेगा, क्रोमोसोम विजिबल रहेगा। क्रोमोसोम भी क्या है, क्रोमेटीन का अपडेटेड वर्जन है, जो कि बहुत ही ज्यादा टाइटली कॉम्पैक्ट पैक्ड होता है। कॉम्पैक्ट पैक्ड क्यों होता है, जिससे ये सेल डिवीजन के समय आसानी हो। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि सेल डिवीजन के समय में आपको क्रोमेटीन दिख रहा है या क्रोमोसोम दिखता है, तो आंसर क्या होगा, क्रोमोसोम दिखता है। जब नॉर्मल फेज होगा उस समय क्या दिखेगा, क्रोमेटीन दिखेगा, ठीक है। आप लोग क्रोमेटीन और क्रोमोसोम समझ गए। आइए अब साइटोप्लाज्म को देखते हैं। ये तो मुझे पहले बता देना चाहिए था, बट मैं आगे उस दिन ये टॉपिक में छूट गया था, इसीलिए इसको अभी कवर कर देता हूँ। जैसे ये मान लेते हैं कि हमारा सेल है, ये क्या है, एनिमल सेल में बना रहा हूँ। अगर प्लांट सेल होता तो ये न्यूक्लियस कहाँ पे होता, साइड में कहीं होता। ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो ये पूरा लिक्विड है, एक सेकेंड, ये जो पूरा लिक्विड है इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म में क्या क्या रहता है, देखिए कभी कभी ये क्वेश्चन कंफ्यूजन के लिए पूछता है कि साइटोप्लाज्म में कौन कौन सा सेल ऑर्गेनल पाया जाता है। इसमें क्या कौन कौन सा पाया जाएगा, जो भी न्यूक्लियस के बाहर है वो सब इसी में पाए जाएंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम,
हो गया, सारी चीज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब कहाँ पे पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। जो न्यूक्लियस के अंदर है, जैसे न्यूक्लियोलस हो गया, वो कहाँ पे पाया जाएगा, न्यूक्लियोलस के अंदर पाया जाएगा। वो किस में पाया जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाएगा। ठीक है। तो जो साइटोप्लाज्म होता है क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, बट क्या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बाहर होता है या न्यूक्लियस के बाहर होता है। ये लिक्विड फॉर्म होता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये सेल के मूवमेंट में सपोर्ट करता है। इसके अलावा क्या करता है, सेल के शेप भी बनाए रखने में मदद करता है। क्या करता है, सेल के शेप को बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ से कुछ बन रहा है और एक सेल के इस पार्ट में जाना है, तो वो कैसे जाएगा, वो साइटोप्लाज्म के मदद से जाएगा। ठीक है। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म एक लिक्विड होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है और न्यूक्लियस के बाहर पाया जाता है। न्यूक्लियस में जो लिक्विड पाया जाता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म का काम क्या होता है, ये मूवमेंट में मदद करता है, साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। उसके अलावा ये सेल के शेप और स्ट्रक्चर को बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म देख लिया। अब हम लोग चलते जानते हैं डीएनए क्या होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये क्या करता है, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल हेलिक्स होता है। जो इसका ये स्ट्रक्चर है, आप जो फिगर में दिख रहा है, ये जो डबल है, जो स्ट्रक्चर है, इसको क्या स्ट्रक्चर बोलते हैं, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक के द्वारा किया गया था। फ्रांसिस क्रिक के द्वारा किया गया था। ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, इसका डबल हेलिस स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर। ये जो डबल हेलिस स्ट्रक्चर है, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक के द्वारा किया गया था। इसको ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ कहते हैं। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जितना भी हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको ये कैरी करता है एक जनरेशन टू अगले जनरेशन में। ठीक है। जो डीएनए होता है उसमें 3 कंपाउंड पाए जाते हैं। कौन कौन से, शुगर मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है और नाइट्रोजीनियस बेस पाया जाता है। ये जो फॉस्फोरिक एसिड है, इसी के प्रेजेंस के कारण इसमें क्या, फॉस्फेट ग्रुप रहता है। फॉस्फेट ग्रुप रहता है और इसी फॉस्फेट ग्रुप के कारण ये हाइड्रोफिलिक होता है नेचर में। कैसा होता है नेचर में, हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। हाइड्रोफिलिक नेचर क्या होता है, वैसा नेचर की जो पानी के साथ चिपकता हो। हाइड्रोफोबिक में कोई भी चीज पानी से दूर जाता है, एंड हाइड्रोफिलिक में पानी से वो बॉन्ड बनाना चाहता है या पानी के साथ जुड़ना चाहता है या पानी को पसंद करता है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो जो डीएनए होता है हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो क्या आंसर होगा, हाइड्रोफिलिक होता है। क्यों हाइड्रोफिलिक होता है, क्योंकि इसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फेरिक एसिड होता है। डीएनए के 3 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, शुगर मॉलिक्यूल होते हैं, फॉस्फोरिक एसिड होता है और नाइट्रोजीनियस बेस होता है। नाइट्रोजीनियस बेस जो है बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गाइनिन। ये जो थाइमिन है सिर्फ और सिर्फ डीएनए में पाया जाता है, ये आरएनए में नहीं पाया जाता है। उसके अलावा एडेनिन, साइटोसिन और गाइनिन जो है आरएनए में भी पाया जाता है। ये जो 4 टाइप के नाइट्रोजीनियस बेस है, इनको फर्दर और 2 भागों में बांटा जा सकता है। कौन से 2 भागों में बांटा जा सकता है, पायरिडीमिन बेसेस, पायरिडीमिन बेस, और दूसरा कौन सा हो गया, प्यूरिन बेस। प्यूरिन बेस। पायरिडीमिन बेस में कौन कौन से आते हैं, थाइमिन एंड साइटोसिन आते हैं, किसमें, पायरिडीमिन बेस में। एडेनिन और गाइनिन किस में आते हैं, ये आपको प्यूरिन बेस में आते हैं। ये सारा आपको लिखा हुआ मिलेगा, इसलिए परेशान नहीं होना है कि यहाँ पे इतना हौच पौच हो गया। ये बस मैं समझाने के लिए लिखते जा रहा हूँ। ठीक है। तो जो डीएनए होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये क्या करता है, ये हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। इसको क्या बोलते हैं, ब्लू प्रिंट ऑफ द लाइफ भी बोलते हैं। ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल हेलिस स्ट्रक्चर होता है। ये जो डबल हेलिस स्ट्रक्चर है किसके द्वारा दिया गया था, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक के द्वारा दिया गया था। इस जो डीएनए होता है उसमें 3 कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, शुगर मॉलिक्यूल, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन बेस।
जो फॉस्फोरिक एसिड होता है उसके कारण इसमें फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है, और फॉस्फेट ग्रुप पाए जाने के कारण ये हाइड्रोफिलिक होता है नेचर में, मतलब पानी के साथ चिपकता है, ये पानी से दूर नहीं भागता है। नाइट्रोजीनियस बेस है वो किस दो टाइप के होते हैं, एक तो पायरीडिमीन बेस, दूसरा प्यूरिन बेसिस। पायरीडिमीन बेस में कौन से आते हैं, थाइमीन एंड साइटोसिन आते हैं, एंड जो प्यूरिन बेस आते हैं उसमें एडेनिन और गैनिन आते हैं। तो ये हो गया हमारा डीएनए के बारे में। आइए अब हम लोग आरएनए के बारे में देखते हैं। ये देखिए हिंदी में भी नोट्स आपको दिया हुआ है, ये आप देख लीजिएगा क्लास के बाद। इसका जो क्लास का पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा आपको, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां पे भी जुड़िए। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे अपडेट भी मिलते हैं। तो इसका जो लिंक है वो कहाँ पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन करें। चलिए अब आरएनए को देखते हैं। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या ये हेरिडेटरी होता है, मतलब क्या ये जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है, तो ये जेनेटिक मटेरियल नहीं कैरी करता है। ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। किस में मदद करता है ये, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। ठीक है, जो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है उसका, लेकिन ये जेनेटिक मटेरियल कैरी नहीं करता, लेकिन किस में कैरी नहीं करता, इंसान और प्लांट में नहीं कैरी करता है। एक इसका एक्सेप्शन है, एक इसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, रेट्रोवायरस। जो रेट्रोवायरस होता है उसमें डीएनए नहीं होता है। क्या नहीं रहता है, डीएनए नहीं रहता है। उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है कौन कैरी करता है, आरएनए कैरी करता है। आरएनए जो है किससे बना रहता है, ये भी तीन कंपोनेंट से बना रहता है, पेंटोज, राइबोज, शुगर, फॉस्फेरिक एसिड एंड नाइट्रोजिनस बेस। जैसा कि लास्ट में बताया था, फॉस्फेरिक एसिड रहने के कारण इसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है। फॉस्फेट ग्रुप रहने के कारण जो डीएनए था वो हाइड्रोफिलिक नेचर का था। तो क्या आरएनए भी होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप, ऐसा थोड़ी है कि डीएनए में अलग फंक्शन करेगा, आरएनए में अलग फंक्शन करेगा। तो ये भी कैसा रहता है, हाइड्रोफिलिक रहता है नेचर का। कैसा रहता है, हाइड्रोफिलिक रहता है नेचर का। इसमें नाइट्रोजिनस बेस कौन कौन से होते हैं, इसमें नाइट्रोजिनस बेस होता है एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन एंड ग्यूनिन। इसमें क्या एब्सेंट है, इसमें क्या एब्सेंट है, इसमें थाइमीन एब्सेंट है। थाइमीन एब्सेंट है तो थाइमीन की जगह यहाँ पे क्या है, यूरेसिल है। इसमें क्या है, यूरेसिल है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेसेस आर फाउंड इन डीएनए, या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेसेस आर प्रेजेंट इन आरएनए, उसमें क्या करेगा ये कि डीएनए वाले में यूरेसिल डाल देगा, तो उसको आपको ध्यान में रखना है, एंड आरएनए वाले में थाइमीन डाल देगा। आरएनए में थाइमीन होता है, नहीं होता है। क्या होता है, इसमें यूरेसिल होता है। जो आरएनए होता है वो तीन टाइप का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एमआरएनए को क्या बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए। इन तीनों का काम हम लोग समझते हैं। जो आरएनए है उसका क्या मेन काम होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। इसको एग्जांपल डायग्राम से समझते हैं हम लोग। ये मान लेते हैं एमआरएनए है, ये मान लेते हैं एमआरएनए है, ये मान लेते हैं टीआरएनए है, ये मान लेते हैं आरआरएनए है। जो एमआरएनए है वो क्या करता है, वो, इसका नाम क्या है, मैसेंजर आरएनए। तो इसका काम भी क्या होगा, मैसेज प्रोवाइड करने का काम होगा। ये क्या करता है, डीएनए से इंफॉर्मेशन लेके आता है अपने पास। उसके बाद मान लेते हैं कि ये आरआरएनए के पास क्या बन रहा है, ये आरआरएनए के पास प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है। तो ये डीएनए से इंफॉर्मेशन लेके आएगा, और ये जो आरआरएनए है उसके पास जाके कहेगा कि भाई मेरे इस टाइप का प्रोटीन बनाना है, मैं इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ। उसके बाद ये प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, अमीनो एसिड चाहिए होता है। तो ये जाके बताता है उसको, आरआरएनए को, कि भाई मेरे इस टाइप का प्रोटीन बनाना है, तो इस टाइप का अमीनो एसिड चाहिए, मैं डीएनए से इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ। तो आरआरएनए क्या करता है, वो कहता है टीआरएनए को कि आप जाओ भाई और अमीनो एसिड इस टाइप का ले आओ। जो टीआरएनए है, जिसको ट्रांसफर आरएनए भी बोलते हैं, वो क्या करता है, वो अमीनो एसिड लेके कहाँ पे आता है, आरआरएनए के पास आता है। जिस टाइप का अमीनो एसिड का रिक्वायरमेंट होता है उस टाइप का अमीनो एसिड लेके कहाँ पे आता है, वो आरआरएनए के पास आता है। और आरआरएनए को क्या बोलते हैं, इसको राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, अमीनो एसिड आ गया, पता चल गया कि किस टाइप का प्रोटीन बनाना है, वो पता चल गया। तो राइबोसोमल आरएनए है वो क्या कर देगा, ये प्रोटीन को सिंथेसिस कर देगा, मतलब प्रोटीन बना देगा। ठीक है, पूरा प्रोसेस आप लोग समझ गए। क्या कर, जो एमआरएनए है, मैसेंजर आरएनए, वो मैसेज लेके आता है डीएनए से
कि किस टाइप का प्रोटीन बनाना है और किस टाइप के उसके लिए अमीनो एसिड चाहिए। वो जाके बताता है किसको, आरआरएनए को बताता है, राइबोसोमल आरएनए को। राइबोसोमल आरएनए क्या कहता है, टीआरएनए को कहता है कि आप जाइए इस टाइप का अमीनो एसिड लेके आइए, ये प्रोटीन बनाने के लिए रिक्वायरमेंट है। टीआरएनए क्या करता है, ये जिस टाइप का रिक्वायरमेंट रहता है अमीनो एसिड का, उस टाइप का अमीनो एसिड ये ले जा करके पहुंचा देता है किसको, आरआरएनए को। आरआरएनए कौन सा, राइबोसोमल आरएनए होता है, वो क्या करता है, वो प्रोटीन को सिंथेसिस कर देता है। इस हिसाब से क्या होता है, एक पूरा जो प्रोसेस होता है प्रोटीन सिंथेसिस का वो कंप्लीट हो जाता है। आइए एक बार आरएनए को रिवाइज कर लेते हैं। जो आरएनए होता है उसमें क्या जेनेटिक मटेरियल होता है, नहीं होता है। उसका एक्सेप्शन क्या है, रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए कैरी करता है, क्यों, क्योंकि रेट्रोवायरस में डीएनए नहीं होता है। आरएनए का मेन काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। इसमें कौन कौन क्या क्या कंपोनेंट से बना होता है, इसमें राइबोज शुगर रहता है, फॉस्फोरिक एसिड रहता है, साथ ही इसमें नाइट्रोजिनस बेस रहता है। फॉस्फेरिक एसिड के कारण ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। हाइड्रोफिलिक नेचर मतलब ये पानी से लगाव रखता है, पानी में घुल सकता है। नाइट्रोजिनस बेस इसमें कौन कौन सा होता है, एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन एंड ग्रेनिन। इसमें क्या एब्सेंट रहता है, थाइमिन एब्सेंट रहता है। और डीएनए में क्या एब्सेंट रहता है, यूरेसिल एब्सेंट रहता है। आरएनए तीन टाइप के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या करता है, मैसेंजर आरएनए डीएनए से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है कि किस टाइप का प्रोटीन बनाना है, उसके लिए किस टाइप का अमीनो एसिड चाहिए। वो क्या करता है, वो ट्रांसफर आरएनए के मदद से जो रिक्वायरमेंट होता है अमीनो एसिड का, वो अमीनो एसिड राइबोसोमल आरएनए तक पहुंचाता है। और जो लास्ट हमारा आरएनए आरआरएनए, जिसको राइबोसोमल आरएनए भी बोलते हैं, उसमें क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाता है। ठीक है, हम लोग आरएनए समझ गए। अब आइए बढ़ते हैं, सेल साइकिल देखते हैं क्या होता है, सेल डिवीजन क्या होता है। सेल डिवीजन कुछ नहीं होता, सिंपली होता है कि जब सेल जो होता है, एक सेल से डिवाइड होकर के दो सेल बन जाए। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, सेल डिवीजन का प्रोसेस है। मतलब क्या हुआ कि जो सेल है वो टूट करके दो भागों में बट गया। सेल डिवीजन बस इतना ही होता है। सेल साइकिल इंपॉर्टेंट है, सेल साइकिल इंपॉर्टेंट है। आइए उसको देखते हैं, सेल साइकिल क्या होता है। जो सेल डिवीजन का पूरा प्रोसेस होता है ना, कि जो सेल है वो फिर इलोंगेट होगा, फिर वो दो भागों में बटेगा, वो डॉटर सेल बन गया। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, सेल साइकिल बोलते हैं। मतलब सेल साइकिल क्या हुआ कि जो सेल डिवीजन का पूरा प्रोसेस हुआ उसको क्या बोलते हैं, सेल साइकिल बोलते हैं। जो सेल साइकिल होता है बेसिकली दो फेजेस में होता है। एक तो इंटरफेज बोलते हैं जिसको, और दूसरा जिसको एम फेज बोलते हैं। एम फेज को क्या डिवाइडिंग फेज भी आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, डिवाइडिंग फेज भी बोल सकते हैं, या फिर इसको मिटोसिस भी बोला जाता है, मिटोसिस। आइए अब इन दोनों को हम लोग डिटेल में देखते हैं, ठीक है। पहले हम लोग इंटरफेस को समझते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे जो डिवाइडिंग फेज है, या फिर जिसको मिटोसिस फेज भी बोला जाता है, एम फेज भी बोला जाता है। वो इंटरफेज में तीन, इसको बेसिकली तीन भागों में बांटा गया है। जी1 फेज, इसके बाद एस फेज, इसके बाद जी2 फेज। जीवन फेज क्या होता है, इसमें जो नॉर्मली जो होता है वो सेल बड़ा होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये सेल है, ये अभी बच्चा सेल है, ये क्या हुआ, ये जो है वेल डेवलप्ड सेल बन गया। ये क्या हो गया, जीवन फेज में। इस फेज में क्या होता है कि जो सेल के अंदर का जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो डीएनए होता है वो दो भागों में बढ़ता है। क्यों बढ़ता है कि जो फ्यूचर सेल है ना उसमें कंप्लीट सेट हो जेनेटिक मटेरियल का। और जो जी2 फेज होता है उसमें और जो सारी चीजें डेवलपमेंट सेल डिवीजन के लिए रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीजें कंप्लीट होती है। इंटरफेज में क्या होता है, जीवन फेज में सेल जो होता है नॉर्मली अपना डेवलप करता है। इस फेज में क्या होता है, डीएनए जो है डीएनए जो है डुप्लीकेट होता है। क्यों होता है, जिससे जो फ्यूचर में जो भी डॉटर सेल बने उसको क्या मिले, कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल मिले। मतलब जितना भी जेनेटिक के लिए रिक्वायरमेंट हो वो सारी चीजें उसे मिले। जी2 फेज में क्या होता है, और जो अलग अलग चीजें जो रिक्वायरमेंट होती है वो जी2 फेज में तैयार हो जाती है। अगला फेज कौन सा होता है, मिटोसिस फेज, या इसको मिटोसिस फेज भी बोलते हैं, या फिर डिवाइडिंग फेज भी बोलते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग ने देखा कि इंटरफेज में क्या क्या हो गया है। इंटरफेज में सेल बड़ा हो गया, सेल का जो है डीएनए वो डुप्लीकेट हो गया है। क्यों हो गया है, जिससे अगला जो फ्यूचर जनरेशन है उसको पूरे तरीके से जो जेनेटिक जो मैसेज है वो कवर हो सके। जी2 फेज में जो अलग अलग और जो चीजें होती हैं सेल डिवीजन के लिए रिक्वायरमेंट है वो चीजें कंप्लीट हो जाती है।
अब सेल डिवीजन के लिए जो सब सेल है हमारा रेडी है। तो इसमें एम फेज में प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है एंड टेलोफेज होता है। प्रोफेज में क्या हुआ, अभी तक हम लोगों ने देखा कि डीएनए जो है डुप्लीकेट हो रखा है। अब क्या होगा, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, तो इसमें से क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। एंड इसमें से जो क्रोमोसोम है वो बाहर, वो दिखने लगेगा आपको बाहर से। जब नॉर्मल टाइम में सेल रहता है, जैसे मान लो कि अगर जीवन फेज में रहा सेल, तो उस समय जो क्रोमोसोम कैसा रहता है, क्रोमेटीन के फॉर्म में रहता है। जब सेल डिवीजन होता है तो उस समय क्रोमोसोम के फॉर्म में रहता है। तो प्रोफेज में क्या होता है कि जो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो ब्रेक डाउन होता है एंड जो क्रोमोसोम है विजिबल हो जाता है। क्या हो जाता है, क्रोमोसोम विजिबल हो जाता है। इसके बाद क्या आता है, मेटाफेज आता है। मेटाफेज में क्या होता है कि ये जो दोनों क्रोमोसोम है वो सेंटर ऑफ द सर्कल आ जाते हैं। एनाफेज में क्या होता है कि ये जो दोनों क्रोमोसोम है वो किनारे पे चले जाते हैं। टेलोफेज में क्या होता है, ये जब किनारे पे चले जाते हैं तो इनमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का इसमें फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब क्या हो गया, अब एक तरीके से न्यूक्लियस बन गया ये। ठीक है। एंड एक लास्ट का फेज होता है जिसको साइटोकेनेसिस बोलते हैं, साइटोकेनेसिस बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि टेलोफेज तक तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया है, बट दोनों अभी सेपरेट नहीं हुआ है, साथ ही में है। लेकिन साइटोकिनीज वाले क्या, जो लास्ट प्रोसेस होगा उसमें क्या होगा, दोनों जो होगा, दो नए डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया, D1 एंड D2। ठीक है, इसको एक बार मैं और आपको समझा देता हूँ। जो सेल साइकिल होता है, सेल डिवीजन क्या होता है, सबसे पहले इससे देखते हैं। सेल डिवीजन कुछ नहीं होता है, जनरली क्या होता है, जो सेल का जो बटना होता है, सेल का डॉटर सेल में जो बटना होता है उसी को सेल डिवीजन कहते हैं। सेल डिवीजन के पूरे साइकिल को क्या बोलते हैं हम लोग, सेल साइकिल बोलते हैं। इसमें कितने फेजेज होते हैं, दो फेजेज होते हैं, इंटरफेज और एम फेज। एम फेज को क्या बोलते हैं, मिटोसिस फेज भी बोलते हैं, डिवाइजिंग फेज भी बोलते हैं, या सिर्फ मिटोसिस भी बोलते हैं। इंटरफेज में कितने फेज होते हैं, तीन फेजेज होते हैं, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज। G1 फेज में क्या होता है, जो सेल होता है नॉर्मली ग्रो करते रहता है, बड़ा होते रहता है। इस फेज में क्या होता है, इनका जो डीएनए है वो डुप्लीकेट होता है। इसलिए डुप्लीकेट होता है कि जो फ्यूचर जो इनका जनरेशन आने वाला है डॉटर सेल का, उसमें कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल जाए। उसके बाद जो G2 फेज होता है, इसमें क्या होता है कि जो अदर कंपोनेंट है सेल डिवीजन के लिए रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीजें इसमें ग्रो होती है। ठीक है, इंटरफेज खत्म होने के बाद एम फेज आता है, जिसको मिटोसिस भी बोला जाता है या फिर डिवाइडिंग फेज भी बोला जाता है। इसमें भी कुछ फेजेज होते हैं, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, जो इस फेज में जो डीएनए है वो ब्रेक डाउन हुआ था, वो क्रोमोसोम बन के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन करके वो विजिबल हो जाते हैं। मेटाफेज में क्या होता है कि ये जो है ब्रेक डाउन होने के बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, ये दोनों सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सेल में आ जाते हैं। जो एनाफेज होता है उसमें क्या होता है, ये जो दोनों क्रोमोसोम है वो दोनों जो साइड ऑफ द सेल है उसमें चले जाते हैं। टेलोफेज में क्या होता है कि जब क्रोमोसोम साइड चले जाते हैं, उनके ऊपर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का कवर आ जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का कवर आ जाता है। एंड जो सबसे लास्ट प्रोसेस है कौन सा, साइटोकेनेसिस। साइटोकेनेसिस में क्या हुआ कि टेलोफेज तक तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया, बट दोनों अभी भी जुड़े रहते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो। साइटोकिनेसिस में क्या होगा कि ये दोनों पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, ये पूरा सेल साइकिल था। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा आप एक बार फिर से इसको रिपीट करके देखिएगा। बट एक बार अगर आप समझ जाते हैं, अगर आप फ्लो को पकड़ पाते हैं ना, तो ये बहुत आसान होता है। ऐसे तो आपको हार्ड लगेगा, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज बहुत ज्यादा हार्ड लगेगा, प्रोफेज, मेटाफेज क्या होता है, एनाफेज, टेलोफेज क्या होता है, बट जब आप एक पूरे फ्लो को पकड़ लेंगे तो काफी ज्यादा आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा इसका डिफिनीशन है, जो भी प्रोसेस है पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आपके पढ़ने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। ये डायग्राम भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा सेल साइकिल का इसमें मिटोसिस के बारे में बता रखा है, पूरा प्रोसेस इसको मैंने समझा दिया है, देखिए कैसे हुआ। एक और बात याद रखना है, जो एम फेज होता है ना, वो ग्रोथ, रिपेयर और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। साइटोकिनेसिस भी मैं बता दिया आपको क्या होता है, जो लास्ट स्टेप होता है, इसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर दो सेपरेट डॉटर सेल बन जाते हैं। ठीक है ना, ये फिगर आप लोग याद रखिएगा, इसको दिमाग में रखिएगा, अपने नोट्स में बना लीजिएगा।
और साथ ही में यहीं पे लिखते जाइएगा सारी चीजें, जिससे आपको आसान होगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग मियोसिस, जिसको अर्धसूत्री विभाजन भी बोला जाता है। मियोसिस क्या होता है? एक ऐसा टाइप का सेल डिवीजन होता है जिसमें जो क्रोमोसोम है उसका नंबर आधा हो जाता है, एंड उसके कारण जो होता है इसमें 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं। मिटोसिस में हमने क्या देखा था कि उसमें टोटल 2 डॉटर सेल आ रहे हैं, इसमें क्या होता है, इसमें 4 डॉटर सेल आते हैं, 4 डॉटर सेल बनते हैं, सॉरी बनते हैं, आते नहीं है, बनते हैं। मियोसिस जो है ये सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टेक प्लेस होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा? नहीं होगा। मेयोसिस एंड मेटोसिस में बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, इसी के कारण एग्जामिनर भी इसका फायदा उठाते हैं और यहीं से क्वेश्चन देते हैं। देखिए मेटोसिस और मेयोसिस में क्या डिफरेंस है। मेटोसिस जो है, मेटोसिस एंड मेयोसिस में क्या डिफरेंस है, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, इतना आप ध्यान रखिएगा, आप कोई भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व कर पाइएगा। जो मेटोसिस होता है उसमें कितने 2 डॉटर सेल बन रहे थे, आपने देखा होगा इमेज में। मेयोसिस में क्या होते हैं, 4 डॉटर सेल बनते हैं। कितने डॉटर सेल बनते हैं? 4 डॉटर सेल बनते हैं। जो मेटोसिस होता है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, जो मेयोसिस होता है सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। मेटोसिस होता है वो सेल के ग्रोथ में भी हेल्प करता है, साथ ही रिपेयर में भी मदद करता है, बट जो मेयोसिस है ओनली रिप्रोडक्शन में मदद करता है। एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है सोमेटिक सेल का। एग्जाम में पूछता है सोमेटिक सेल में मेयोसिस का प्रोसेस होता है या माइटोसिस का प्रोसेस होता है। इसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इसमें मेयोसिस होता है माइटोसिस होता है। देखिए सबसे पहले सोमेटिक सेल के बारे में जानते हैं। ये जितने भी सेल है बॉडी में सबको इंक्लूड करता है, एक्सेप्ट जो रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, उनके अलावा जितने भी सेल होते हैं उनको सोमेटिक सेल बोलते हैं। एक बात ध्यान कीजिए, जो मैं क्या बताया था कि जो मिटोसिस होता है वो ग्रोथ, रिपेयर और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करता है, लेकिन जो मियोसिस होता है सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद कर रहा है। मतलब जो मियोसिस जो प्रोसेस है सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन में मदद कर रहा है। तो क्या सोमेटिक सेल में होगा? नहीं होगा। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि सोमेटिक सेल में मेयोसिस होता है कि माइटोसिस होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सोमेटिक सेल में हमेशा माइटोसिस होगा। रीजन भी समझ में आ गया। ये अगर आपको याद रहा कि जो सोमेटिक सेल होता है जितने भी रिप्रोडक्टिव सेल के अलावा जितने भी सेल बॉडी में है उसको क्या बोलते हैं? सोमेटिक सेल बोलते हैं। अगर ये आपको याद रहा फिर आप इसका आंसर कर सकते हो, क्योंकि आपको ये याद हमेशा रहेगा। मिटोसिस जो है वो ग्रोथ, रिपेयर एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सब में मदद करता है। ठीक है, ये था मिटोसिस एंड मायोसिस के बारे में। हमारा सेल का चैप्टर का यही एंड हो रहा है। कुछ लास्ट में फैक्ट है सेल से रिलेटेड, वो देख लेते हैं। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में जनरली वन लाइनर में पूछ दिया जाता है। स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा होता है? माइकोप्लाज्मा होता है। लार्जेस्ट सेल कौन सा है वर्ल्ड में? ऑस्ट्रिच का जो एग है। स्मॉलेस्ट नोन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। जो सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट नोन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है कौन सा है? माइकोप्लाज्मा है। लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट सेल ऑफ बॉडी ऑफ एन एनिमल कौन सा होता है? सबसे बड़ा और सबसे लंबा जो सेल होता है कौन सा होता है? न्यूरॉन होता है। बिगेस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कौन सा है? एलगी है। आज के क्लास में हम लोग न्यूक्लियस देखा। न्यूक्लियस के जितने भी कंपोनेंट होते हैं, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, क्रोमेटिन हो गया, क्रोमोसोम हो गया, क्रोमोसोम हो गया, वो सारे देखे। साइटोप्लाज्म को देखा क्या होता है, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है। उसके अलावा हम लोगों ने क्या देखा? सेल डिवीजन क्या होता है, सेल डिवीजन सेल साइकिल क्या होता है, इसमें इंटरफेज क्या होता है, मेटा एम फेज क्या होता है, मिटोसिस फेज क्या होता है, मायोसिस क्या होता है। उसके अलावा सेल से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखा। तो ये जो पूरा क्लास का आपको जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। साथ ही आपको अगर किसी और सब्जेक्ट का गाइडेंस चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।